हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो अब आईओसीएल में जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके जो रिफाइनरी डिविजन्स है उसमें वैकेंसी आया हुआ है। जो वैकेंसी है वो हमारा जे ई ए का वैकेंसी आया हुआ है। आईओसीएल में जे ई ए मतलब जूनियर इंजीनियर का ही थोड़ा थोड़ा लेवल होता है, ठीक है। तो ये जे ई ए का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो इसका पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके रिफाइनरी डिविजन्स में आया हुआ है, ठीक है। आईओसीएल के अलग इंडिया में अलग अलग जगह रिफाइनरी यूनिट्स है। तो इन सारे रिफाइनरी यूनिट्स में आपका पोस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि आईओसीएल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पीएसयू है, ठीक है। ठीक है, इंडिया का बड़ा बड़ा पीएसयू उसमें एक है, ठीक है। और ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में भी आता है, ठीक है। तो ये आपका एक पीएसयू है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का शेयर रहता है और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे मेजर स्टेक होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो वैकेंसी आया है जूनियर इंजीनियर का, तो उसका हम देखते हैं कि क्या कितने पोस्ट आए हैं, कहाँ कहाँ पे इसका पोस्टिंग होगा, क्या इसका सैलरी रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वैकेंसी आज ही आया है, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आज के डेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेयली समझते हैं, ठीक है। तो आईओसीएल में जो वैकेंसी आया है, ठीक है, वो उसका है जो वो जो वैकेंसी आया है वो इसका रिफाइनरी यूनिट में आया है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है, उस रिफाइनिंग यूनिट में वैकेंसी आया है। और इसका ये जो वैकेंसी आया है इसमें जो पे स्केल रहेगा आपका, वो 25,000 से लेके 1 लाख ये वाला पे स्केल रहेगा, ठीक है। आपका जो पे स्केल रहेगा यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है वैकेंसी में, एडवर्टाइजमेंट में, कि आपका जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 से 1,05,000 वाला पे स्केल रहेगा, ठीक है। मतलब आपका जो सैलरी होगा पर मंथ, वो सारे दिए जितने भी अलाउंस होंगे, सारे अलाउंस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 45 या 45 प्लस हो सकता है, ठीक है। तो 40,000 से 45,000 प्लस आपका सैलरी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी आपके रिफाइनरी यूनिट्स में है, ठीक है। आईओसीएल का अलग अलग जगह पे रिफाइनरी यूनिट्स है। जैसा आप देखोगे तो एक रिफाइनरी यूनिट का असम गुवाहाटी में है, दूसरा इनका बरौनी बिहार में है, ठीक है। और गुजरात में वडोदरा में है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया में है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो मथुरा में है, हरियाणा में पानीपत में, असम में दिग्बोई, और उसके बाद फिर से असम में बोंगियोन, और उड़ीसा में प्रदीप, ठीक है, पारादीप, ठीक है। तो अलग अलग रिफाइनरी यूनिट्स है और इन्हीं रिफाइनरी यूनिट्स में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने कितने वैकेंसी आया है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट है, इसमें पोस्ट कोड भी अलग है। जैसा आप देखोगे ये आपका 201 पोस्ट कोड में आपका है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें हर एक रिफाइनरी में अलग अलग वैकेंसी आया है। तो आपको वो डिटेयली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली देखना है कि उस पर्टिकुलर रिफाइनरी में कितना पोस्ट है, तो आप यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, हाँ, वो आप उसमें देख सकते हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज यू आर, EWS, SC ST, OBC नॉन क्रीमी का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज भी आपका कितने पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक डिटेली टेबल दिया हुआ है। तो और ये आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो पहला पोस्ट जो है वो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है आपका वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर पी में है। ये पी जो होता है वो बहुत टफ जॉब होता है, ठीक है। वो आपके बॉयलर यूनिट्स के पास होते हैं, तो इस थोड़ा टफ जॉब होता है ये, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया भी रहता है, वो आपको आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट आया है वो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट है पी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, O&M, ठीक है। ये दो रिफाइनरीज में आया हुआ है। उसके बाद चौथा जो वैकेंसी है वो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर, दोनों सेम ही होता है, और इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, ठीक है। ये आपका 4 रिफाइनरीज में आया हुआ है। उसके बाद पांचवा जो वैकेंसी है आपका फिर से वही जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 रिफाइनरीज में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पोस्ट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, ठीक है।
और ये आपका पाँच पाँच जगह आया हुआ है। उसके बाद 7वां पोस्ट आपका जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट है, ये आपके अप्रॉक्सीमेटली आपका 7 जगह पे आया हुआ है। उसके बाद आखिरी जो पोस्ट है वो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये भी आपका अप्रॉक्स ये आपका 8 रिफाइनरीज में आया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 8 अलग अलग डिसिप्लिन्स में आपका अलग अलग सब स्ट्रीम्स में आपका वैकेंसी आया हुआ है। प्रोडक्शन में पी एंड यू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। बाकी क्वालिटी कंट्रोल और फायर एंड सेफ्टी के लिए भी है, ठीक है। और डिप्लोमो में देखेंगे तो मेजरली प्रोडक्शन, डिप्लोमो में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे, कुल मिला के देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 394 पोस्ट आए हैं। अलग अलग पोस्ट कोड्स मिलाएंगे टोटल आपका 394 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 394 वैकेंसी यहाँ पे आए हुए हैं। सारे 8 अलग अलग पोस्ट का मिला के बात करेंगे तो 394, जो कि आईओसी बहुत बड़ा नंबर है एज पर आईओसीएल, ठीक है। क्योंकि एक पीएसयू में इतने सारे पोस्ट आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी के लिए भी पोस्ट रिजर्व है, वो भी आप उसी टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन में अप्लाई कर रहे हो, जो कि पोस्ट कोड 201 है, अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और वो डिप्लोमा आपका केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम केमिकल, रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम में होना चाहिए, या आपके पास बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल है, वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए केमिकल के या उसके एफिलिएट है, जो केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे केमिकल के अलग अलग स्पेसिफाइड ब्रांचेस है केमिकल के रिलेटेड। उसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन वाले पोस्ट के लिए, या आपके पास बीएससी है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल से, वहाँ से आप वो लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आ रहे हैं। अगर आप एससी एसटी से आ रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपके डिप्लोमा या बीएससी में, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी, दोनों नहीं, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा केमिकल या उससे रिलेटेड ब्रांच में ही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पोस्ट देखते हैं। दूसरा पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू, ठीक है। इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, या मैकेनिकल में प्रोडक्शन से भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, या आपके पास बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आपका मैकेनिकल या मैकेनिकल से रिलेटेड जो आपका डिप्लोमा है वो, या आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी, जिनका बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, या आपके पास वो बीएससी होना चाहिए, या तो डिप्लोमा या तो बीएससी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो 202 में, तो इसके साथ आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जिसको बीसीसी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, या आपका पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट, वो आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास अप्रेंटिसशिप किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आपका अप्रेंटिसशिप बॉयलर अटेंडेंट, एज ए बॉयलर अटेंडेंट आप अप्रेंटिसशिप कहीं किए हो तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पोस्ट है आपका, इसमें सिर्फ डिप्लोमा या बीएससी होने से नहीं होगा, आपके पास डिप्लोमा के साथ ये जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है बीसीसी या एनएससी सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीएससी से भी हो तो बीएससी के साथ साथ आपके पास बीसीसी या एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा पोस्ट में जाते हैं। तीसरा जो पोस्ट है यहाँ पे वो है आपका जूनियर इंजीनियर
असिस्टेंट 4, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNDU। और इसमें आपके पास डिप्लोमो इलेक्ट्रिकल में या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल से डिप्लोमा आपको होना चाहिए। इसमें और कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप तीसरा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे BSc वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहले और दूसरा पोस्ट में BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीसरा पोस्ट है आपका, इस पोस्ट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 PNDU ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे BSc वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चौथा पोस्ट में अगर आप देखोगे तो चौथे पोस्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल से है। इसमें भी डिप्लोमा वालों के लिए ही है, डिप्लोमो या डिप्लोमो के आसपास, क्योंकि डिप्लोमो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसा इधर से आप कुछ कुछ स्टेट्स में वो डिप्लोमो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, कुछ कुछ जगह वो डिप्लोमो इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, कुछ कुछ जगह पावर सिस्टम्स होता है, कुछ कुछ जगह इंडस्ट्रियल कंट्रोल होता है। तो जो भी डिप्लोमो आपका इलेक्ट्रिकल से मिलता जुलता डिप्लोमो है तो वो आप चौथा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दो है, 203 और 204, दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल इन डिप्लोमा अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पांचवे में आएंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल। इसमें आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ये पांचवा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छठवां पोस्ट पे जाएंगे तो छठवां पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन से मिलता जुलता डिप्लोमा आपके पास अगर है, 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जॉइंट क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आखिरी पोस्ट देखते हैं 208 फायर एंड सेफ्टी वाला, ठीक है। फायर एंड सेफ्टी वाला हम भी देखा नहीं हम लोग, फायर एंड सेफ्टी वाला देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी, ठीक है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, और विथ सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम NFC नागपुर, NSC नागपुर या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कहीं से भी आपके पास NFC नागपुर या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कहीं से भी सब ऑफिसर कोर्स या और वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए इनके 10+2+ इसके साथ आपका NFSC, ठीक है, NFSC से सब ऑफिसर का कोर्स आप किए होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइव करने का लाइसेंस भी होना चाहिए। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी है। आपका हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी है, चेस्ट 81, वेट आपका 50 किलो मिनिमम होना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ आई साइट का भी है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस है, बहुत सारे फिजिकल फिटनेस भी है। क्योंकि ये फायर एंड सेफ्टी का है, बॉयलर में कोई भी इमरजेंसी फायर सिचुएशन हुआ तो इनको काम करना है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक फिजिकल और कुछ क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे तो जितने 8 पोस्ट है, इस 8 पोस्ट में जो पहले 2 पोस्ट है 201 और 202, ठीक है, 201 और 202 जो पहले 2 पोस्ट है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला पोस्ट आपका 201 है प्रोडक्शन वाला, उसमें आपके पास डिप्लोमा केमिकल या उससे रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास BSc में है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिप्लोमा और BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा लेकिन केमिकल या उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है PNDU वाला, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से, या आपके पास BSc है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे डिप्लोमो या बीएससी के साथ साथ, अगर आपके पास डिप्लोमो है तो डिप्लोमो के साथ साथ आपके पास बीसीसी का सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉयलर अटेंडेंट, एज ए बॉयलर अटेंडेंट। अगर बीएससी भी है तो उन लोगों के लिए भी उनके पास, मतलब इसमें ये वाला एक्स्ट्रा क्राइटेरिया कंपलसरी है, आपके पास बीसीसी या एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या उससे मिलते जुलता कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। चौथे के लिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या उससे मिलते जुलता डिप्लोमा होना चाहिए। पांचवें के लिए आपके पास मैकेनिकल या उससे मिलते जुलता डिप्लोमा होना चाहिए। छठवां के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट के आसपास मिलते जुलते डिप्लोमा होना चाहिए। और सातवें के लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है सातवां पोस्ट, बीएससी होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। उसके बाद लास्ट वाला आठवें के लिए आपके पास 10+2 है तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एनएफसी से सब ऑफिसर का कोर्स आप किए होना चाहिए, और आपके पास एक हेवी व्हीकल ड्राइव करने का लाइसेंस, उसके साथ साथ ये दिए हुए फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके पास होना चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने पहले दे दिया, मतलब ये साफ साफ बता रहे भैया अगर आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहीं ये ना है कि वो उल्टा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली दिया भी हुआ है बीएससी वालों के लिए 201, 202 और 207 पोस्ट ही एलिजिबल है, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा वालों को इस पोस्ट में बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर कंडीशन दे दिया है, ये देखिएगा पॉइंट नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि बीई, बीटेक, एमबीए, सीए या सीएमए, एलएलबी का या एमसीए का या पीएचडी का, किसी भी कैंडिडेट के पास डिप्लोमो के ऊपर वाला बीटेक, एमटेक, ठीक है, बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, या आपका बीई हो, या आपके पास एमबीए का डिग्री हो, आपने एलएलबी कर रखा हो, आपने एमसीए कर रखा हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमो पास किए हुए कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमो के साथ साथ और कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, डिप्लोमो के ऊपर क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, आपके पास बीई, बीटेक, एमबीए आप देख सकते हैं, चाहे तो मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। देखिएगा पॉइंट नंबर 4, आपके पास अगर बीई, बीटेक, ये लोग क्लियरली लिखा हुआ है, बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, सीएमए, सीएस, एलएलबी, एमसीए या पीएचडी है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर डिप्लोमा के ऊपर वाला कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, ठीक है, और सच इक्वलेंट हायर क्वालिफिकेशन, हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे आप डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा के ऊपर जहाँ आप डिप्लोमा के थ्रू जो हायर एजुकेशनल आप परस्यू कर सकते हो, अगर इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और ये मत सोचना हम नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, अगर सिलेक्शन होने के बाद अगर पता चला आपके पास हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ज्वाइनिंग के टाइम या उसके बाद भी आपका ऑफर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंसिल ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट, आपने अगर एप्लीकेशन में नहीं दिखाया, आपने एप्लीकेशन में सिर्फ डिप्लोमा दिखाया, लेकिन आपके पास बीटेक, एमटेक, पीएचडी या डिप्लोमा के ऊपर वाला क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, जैसा यहाँ पे जो दिया हुआ है जो आप डिप्लोमा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, आपका जो ऑफ़र लेटर दिया जाता है वो ऑफ़र लेटर को कैंसिल माना जाएगा। तो अभी अभी जो फ्रेश डिप्लोमा पास हो रहे हैं या पास हो गए अभी अभी, जो आप लोग पिछले साल पास हुए या जो लोग इस साल पास होने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन में जो पास होने वाले उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से ये मत क्लॉज करना कि सर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसी के नीचे कि हायर क्वालिफिकेशन नॉट अदर देन प्रोफेशनल शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है,
डिप्लोमो के बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमो के बाद ये सारे में आप एलिजिबल हो गए हायर स्टडीज करने के लिए, तो इनमें आपके पास डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बिना डिप्लोमो का, जैसा आपने मान लो आपके पास कोई और है, ठीक है, कोई और है जिसमें वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो डिप्लोमो में नहीं आ डिप्लोमो या टेक्निकल में नहीं आता है, तो तब आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जैसा आप बीएड कर रखे हो, ठीक है, तो शायद वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना क्यों टेंशन लेना। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री का पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आप यहाँ पे मत अप्लाई करना, आगे जाके कैंसिल से कैंसिल होगा तो बुरा लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ मत अप्लाई करना कि आप ये 50 पॉइंट भी देखिएगा। द फोर लिस्टेड हायर क्वालिफिकेशन मे बी मेंशन अबव इज नॉट एग्जैक्टिव, मतलब इन्होंने क्लियरली बोला है कि बाद में हायर क्वालिफिकेशन, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, मान लो आपके पास बीएड है, लेकिन मैनेजमेंट बोल दिया नहीं बीएड भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर से आपका कैंडिडेट से कैंसिल हो सकता है, ये भी यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने लिंक लग करा है। तो भाई सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमो है या आपके पास सिर्फ बीएससी है तभी आप अप्लाई करिएगा। आपके पास अगर डिप्लोमो के ऊपर वाला या बीएससी के ऊपर वाला क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए अप्लाई मत करिएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे सीजीपीए चलता है तो उनको के लिए भी यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम चलता है, ग्रेड सिस्टम चलता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय आप परसेंटेज में फॉर्म फिल करोगे और आपको ग्रेड से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो एक क्राइटेरिया होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का एक क्राइटेरिया होता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग एक कन्वर्जन क्राइटेरिया रखते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिस कैंडिडेट्स का मार्क्स सीजीपीए में है, जिनके यहाँ पे ग्रेड सिस्टम चलता है, जिनका डिप्लोमा में ग्रेड सिस्टम चलता है, अगर वो उन लोगों को ग्रेड से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी से अपना जो बोर्ड है, अपना बोर्ड से वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपका यूनिवर्सिटी कोई कन्वर्जन सिस्टम यूज़ नहीं करता है तो तब भी आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर देना, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एक लेटर लेना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेड सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कन्वर्जन क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी के पास ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला है तो उस कंडीशन में भी आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक लेटर। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है तब भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन अलग अलग सिटीज़ में होंगे, आपको सिटीज़ का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप देखोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न आप देखोगे वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, हम लोग एग्जामिनेशन का पैटर्न भी देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या हो सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका जो होगा, नोटिफिकेशन इतना बड़ा होता है कि स्क्रॉल करते करते हम लोगों का टाइम हो जाता है, ठीक है। वैसे इसमें मैं आपको दिखा के बताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। हाँ, और भाई एज का देखेंगे अगर आप, तो इसके लिए मिनिमम एज क्या होगा वो भी आपको मैं एक टेबल दिया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। अगर आप एज देखोगे, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका एज 26 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम आपका 31 ईयर्स, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो 29, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी से हो तो डिसेबिलिटी वाले के लिए जनरल 36, ये 41, और OBC के लिए 39। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो जनरल 29, SC ST का 34 और OBC का 29 रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं CBT का। भाई यहाँ पे आपका 2 लेवल होंगे, पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक SPTT होगा, मतलब स्किल प्रोफिशिएंसी या पर्सनल
फिजिकल टेस्ट, ठीक है, एसपीटीटी होगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद सीबीटी में जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, जिसको आप यहाँ पे एसपीटीटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सीबीटी देखोगे, सीबीटी में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का रिलेटेड, जो आपका सब्जेक्ट है उसका रिलेटेड 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 आपका जनरल अवेयरनेस से होगा, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत हिंदी को जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत हिंदी और इंग्लिश में आपको आ जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना ही पड़ेगा सीबीटी में, ठीक है। मिनिमम 40, अगर आपका 40 से नीचे है तो आप वैसे कंसिडर नहीं होगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट जो होगा वो आपका 1:2 रेशियो में शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 40 होना चाहिए, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग जो होगा आपका एसपीटीटी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो 1:2 रेशियो में होगा। वो भी कहीं दिया है नोटिफिकेशन में, 1:2, मतलब एक पोस्ट के लिए 2 लोग। मतलब अगर 394 पोस्ट है तो ये लोग अप्रॉक्सीमेटली आपका 800 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट आपको चाहिए तो आपका एग्जैक्ट होगा 788 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे 394 पोस्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट, ऐसा तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी सैलरी का मैं आपको बता दिया हूँ, आपका सैलरी 40 से 45,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें जो वुमेन्स है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो लोग ये पीएनयू और फायर सेफ्टी, इसमें अप्लाई नहीं, प्रोडक्शन, पीएनयू और फायर सेफ्टी, इसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली आप देखोगे 201, 202 और शायद 208, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉयलर के पास रहता है काम, बहुत हजारियस काम है, और यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होते हैं, बहुत हैक्टिक वर्क रहता है। तो इसलिए 201, 202 और 208 के लिए वुमेन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो वुमेन्स 204, 205, 206 में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो वैकेंसीज है, पोस्ट नंबर 204 यहाँ पे दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 201, 202, 208 और मान लो 207 में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों पोस्ट में अप्लाई करिएगा, जेई है इलेक्ट्रिकल, जेई है मैकेनिकल और जेई है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। क्योंकि बाकी जगह आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत एजारियस काम रहता है, ठीक है। अगर पेमेंट फीस देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा जो कि आपका 300 रुपये रहेगा, ठीक है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो 300 रुपये रहेगा, जो ऑनलाइन फ़ी एप्लीकेशन फिल करते समय आपको 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन आपका आज से चालू हो गया है, 20 दिसंबर को आपका एप्लीकेशन चालू हो गया, तो आज के डेट से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट 9 जनवरी को आपका लास्ट डेट है, ठीक है। आपका जो सीबीटी होगा वो जनवरी एंडिंग में हो सकता है, टेंटेटिव जो भी होगा आपको 7 दिन के पहले बता दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, कॉल लेटर बोलते हैं, तो आपको एग्जाम्स के 7 डेज पहले आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। और अभी टेंटेटिवली जनवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और जो इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा एसपीटीटी के लिए, वो एग्ज़ाम देने के 2 हफ्ते बाद शॉर्ट लिस्टिंग आ जाता है। तो याद रखिएगा, आज से एप्लीकेशन चालू है, 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जनवरी लास्ट वीक में हो सकता है। अभी टेंटेटिव है, ये दोनों कंफर्म है। तो 9 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम जनवरी एंडिंग में हो सकता है। हॉल टिकट आपको 7 दिन पहले मिल जाएगा, एडमिट कार्ड। और आपका सीबीटी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा वो एग्ज़ाम देने के 2 हफ्ते बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है उसके रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको सैलरी बता दिया जो कि 45 प्लस है। और आपका क्या होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी, डिप्लोमा या बीएससी। डिप्लोमा वालों के लिए भी पोस्ट है, बीएससी वालों के लिए भी पोस्ट है। कौन सा पोस्ट डिप्लोमा के लिए, कौन सा बीएससी के लिए, वो आपको बता दिया। और एक दो पोस्ट ऐसे भी है जिसमें आपको डिप्लोमा या बीएससी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी चाहिए। डिप्लोमा वालों को सिर्फ डिप्लोमा नहीं, उसके साथ एक और भी चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, वो भी आपको मैं बता दिया। तो भाई कुल मिला के बताऊँ तो जो नया नया डिप्लोमा पास हुए या जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट है और आगे वो कुछ किया नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, मैं आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिनके पास बीटेक है भाई प्लीज़ अप्लाई मत करना, आगे जाके डिस्क्वालीफाई होगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन चालू है, 9 जनवरी से पहले सब लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।